ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी जारी। तेल अवीव से चौथी फ्लाइट से 274 भारतीय नागरिक पहुंचे दिल्ली। स्वदेश पहुंचे नागरिकों ने मोदी सरकार का जताया आभार। गाजा में बड़े जमीनी, समुद्री और हवाई हमले की तैयारी में इजराइल। बड़े एक्शन की आहट को देखते हुए हजारों लोगों का उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ पलायन। अमेरिका ने इजराइल की सहायता के लिए भेजा दूसरा समुद्री बेड़ा। टकराव में अब तक 3600 से अधिक की मौत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री का द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने किया नमन। शिक्षा और नवोन्मेष में अभूतपूर्व योगदान के लिए देश कर रहा है डॉक्टर कलाम को याद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 जख्मी। प्रधानमंत्री ने जताया दुर्घटना पर गहरा शोक। मृतकों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की राहत राशि की घोषणा। आईसीसी वनडे विश्व कप में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच जारी। अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई अफगानिस्तान की पारी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इजराइल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। वीके सिंह ने प्रत्येक भारतीय नागरिकों को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इजराइल में रह रहे भारतीय लोगों को वापस स्वदेश लाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सही समय पर सही निर्णय लेने की वजह से ही ये संभव हो पाया है। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और तकरीबन 270 से अधिक पैसेंजर्स को लेकर वापस आई है भारत। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मिशन को? चूंकि 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, चौथी भी आ चुकी है और आगे भी प्लान है। लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कुछ अभी हो नहीं रहा है, और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, काफी लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने उनको सबको लाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए है। अभी स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही है, यही वापस जाएगी शाम को। फिर जो बाकी लोग हैं, जैसे जैसे लोग बाग आते हैं जो अपने को रजिस्टर कर रहे हैं एम्बेसी में, उनको लेकर आ रहे हैं। सर, हमने पिछले भी कई फ्लाइट्स में जो लोग आए थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइमली है। तो चूंकि आप भी इस बारे में जानते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर खड़ी है लोगों के लिए और कितना खतरा है उसके बीच में। नहीं, मैं तो कहूंगा कि मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समझा है कि टाइमली क्या चीज होती है। नहीं तो आमतौर पर जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते। जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता। यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट है उसमें बच्चे काफी थे, क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते हैं होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए हैं। सर, आपने तो कई इवैक्यूएशन मिशंस को खुद भी मॉनिटर किया है, किस तरीके से देखते हैं जो भारत का पेस है कि अब इवैक्यूएशन मिशंस बड़े सीमलेस होते हैं? हमने ऑपरेशन गंगा भी देखा, आपको भी देखा था, आप एक बॉर्डर पे मौजूद थे। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने
एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी। और जितनी भी चीज आप देखते जाइए, यमन देखिए, आप इराक देखिए, आप लीबिया देखिए, कुछ भी, तो यूक्रेन देख लीजिए, कोविड के दौरान देख लीजिए, जहां पर भी जरूरत पड़ती है सरकार पूरे तरीके से, और अब ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। हमारे विदेश मंत्रालय में भी, हमारे नागर विमानन मंत्रालय में भी ये चीजें सब स्ट्रीमलाइंड हैं, और मैं तो कहूंगा पत्रकारों के लिए भी स्ट्रीमलाइंड है, ताकि आपको पता है कि किस तरीके से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, पहले नहीं पता चलता था। तो ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं, और ये एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। और स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत जो चौथी फ्लाइट है 274 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लोग मौजूद हैं जो इजराइल से वापस भारत आ चुके हैं ऑपरेशन अजय के अंतर्गत। हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे और जानेंगे उनके कैसे अनुभव रहे हैं और किस तरीके से वो यहां पर पहुंच पाए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सिचुएशन क्या रही और किस तरीके से एम्बेसी ने आपको कॉन्टेक्ट किया है, क्या सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही, जैसे हम जानते हैं, और एम्बेसी ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने उसमें बच्चों को आके, पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम, एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, एंड विद इन 2 days उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया, वहाँ से बराबर कांटेक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। It's a really great operation for us, and I will really like to thank government of India. Okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard a lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना, okay, and हाँ missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है, so thank you so much. Finally we are here. Around, I believe, 250 plus passengers were there in this flight, and all the arrangements were done were pretty good, and honestly Indian Embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था। बहुत बढ़िया इन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग, सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए, एंड वी केम सेफली। बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इजराइल हमास संघर्ष के 1 सप्ताह बाद इजराइल की सेना गजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इजराइल ने संयुक्त जमीनी, समुद्री और हवाई ऑपरेशन की बात कही है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी ये नहीं बताया कि ये कार्रवाई कब शुरू होगी। कल देर शाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन सैनिकों से मिले जो इस ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच गजा में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इजराइल उत्तरी गजा के लोगों को दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाने को कह चुका है। खबरों के अनुसार हजारों लोग गाड़ियों, बैलगाड़ियों और पैदल दक्षिणी की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक लगभग 3600 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि उसके 1300 लोगों की मौत हुई है, जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2300 लोगों की मौत होने का दावा किया है। इस बीच इजरायली फौज ने कहा है कि रविवार को लेबनान के अंदर से इजराइल के एक सीमावर्ती गांव इश्तुला पर एक एंटी आर्मर मिसाइल दागी गई, जिससे 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। और वहीं इजराइल और गजा सीमा पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने हालात का जायजा लिया।
मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है, उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इस्राएल ने ये कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो फलस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इस्राएल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेवस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इस्राएल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने के लिए की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इस्राएल इस बात को मानता है या क्या इस्राएल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे, जहां वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रान कोक पैगोडा का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने संबंधों के प्रतीक ट्रान कोक पैगोडा में बोधि वृक्ष है। उन्होंने कहा कि यह वृक्ष 1959 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन को उपहार में दिया था। विदेश मंत्री कल 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत जबकि 23 लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 1 बजे के करीब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर के भीषण सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। पीएम ने कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई।
घटना चेंगम के पास उस समय हुई जब एक कार और लॉरी आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सातों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले दिन ही वे शिक्षण में लौट आए थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्वेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने में मदद करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को एकेडमिक, लेखक, वैज्ञानिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर कलाम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। पीएम ने राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संयोजन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने में अहम योगदान दिया। संघर्ष से शीर्ष तक का उनका सफर न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए एक विरासत है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का जीवन देश के युवाओं को नई सोच व समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें नमन। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीपी के पूर्व सांसद की 315 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जो संपत्तियां अटैच की गई हैं वो एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य ईश्वर लाल शंकर लाल जैन लालवानी और उनके बेटे मनीष ईश्वर लाल जैन लालवानी से संबंधित हैं। इनमें 3 कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल हैं। और सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का राहत अभियान जारी है। वायुसेना के चिनूक और MI-17V5 हेलीकॉप्टर राहत मुहिम में लगे हुए हैं। अब तक 1700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने अब तक लगभग 99 टन राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई है। दिल्ली में आज वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू की हुई हाफ मैराथन में हर उम्र के लोगों ने भाग लिया। 4 महिला धावकों सहित 25 रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के साथ आरपीएफ डीजी मनोज यादव ने भी वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए आरपीएफ द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जागरूकता फैलाना था। Today, I have completed the Vedanta Delhi Half Marathon along with 25 of very brave and gallant officers of Railway Protection Force, Jawans, including 4 women runners. The purpose of this run was to spread awareness about the steps being taken by RPF for the protection of women who are traveling on Indian trains. There is a scheme, Meri Saheli. Any single woman who's traveling is escorted. We contact her at every station just to check and to assure her that she is doing well. और भारतीय वायुसेना ने गुवाहाटी के बोरझार स्थित वायुसेना स्टेशन पर एयर शो का आयोजन किया। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाने के लिए IAF के विमानों की विशेषता वाले प्रभावशाली एयर शो का ये आयोजन किया गया।
भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। हर साल इस दिन देश वायुसेना दिवस मनाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस की 91वीं वर्षगांठ देश भर के हवाई स्टेशनों पर बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। और रेल मंत्रालय ने कहा कि उसके द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से शुरू किए गए विशेष अभियान 3.0 में कई उपलब्धियां हासिल की गईं। रेल मंत्रालय द्वारा की गई जानकारी के अनुसार विशेष अभियान के दौरान कार्यालय स्क्रैप के निपटान से करीब 66.83 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया। स्क्रैप निपटान पर विशेष ध्यान देने के परिणाम स्वरूप 3,97,619 वर्ग फीट कार्यालय स्थान खाली हुआ। साथ ही इस अवधि के दौरान 5,297 से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। इस दौरान 51,954 से अधिक फाइलों की समीक्षा भी की गई। रेल मंत्रालय ने देश भर में अपने जोनल मुख्यालयों, मंडल कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों, RDSO, प्रशिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 7,000 स्टेशनों पर पूरे उत्साह और जोश के साथ विशेष अभियान 3.0 चलाया। रेलवे ने 31 अक्टूबर तक 10,722 स्वच्छता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के दौरान कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर स्क्रैप डिस्पोजल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और 3,18,504 वर्ग फीट जगह खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। राज्य में मनाली और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल तक मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर पश्चिम भारत में आज रात से वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने आज रात से कल तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में भी हल्की वर्षा हो सकती है। और अब बात शारदीय नवरात्र की। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि पर अपनी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि देशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय माता दी। और आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी जारी किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नवरात्रि के शुभ आगमन के मौके पर मेरे द्वारा लिखे गरबा के इस गीत को आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरी कामना है कि उत्सव की लय में सभी रंग जाएं। मैं इस गरबा गीत को आवाज और संगीत देने के लिए मीत ब्रदर्स और दिव्या कुमार को धन्यवाद देता हूँ। छोरू ने मली आज दर्शननी सौगात हो लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे माना मांडवड़ मोती वेराए रे माड़ी आ बेटी आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नवरात्रि के शुभ आगमन के मौके पर मेरे द्वारा लिखे गरबा के इस गीत को आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरी कामना है कि उत्सव की इस लय में सभी रंग जाएं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। माता के दरबार में पहुंचे भक्तों से हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर ने बातचीत की। किस
किसी को अगर स्वर्ग की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो शायद ये दृश्य जो है स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ फ्रूट्स लगे गए हैं, यहाँ पे सारे फ्रूट्स असली, एक भी फ्रूट नकली यूज़ नहीं किया। यहाँ एक एक चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ की गई है, सब बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ की हवा में खुशबू है, जादू है। हमारा सौभाग्य था, एक तो माँ ने आज टाइम दिया हमें बहुत ज़्यादा अपने पास खड़े होने का या बैठने का, और दूसरा जो भवन की सुंदरता है वो अपने आप में मतलब देखने को लगती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं माता रानी के चरणों में हूँ और मेरे को लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत इंतजाम भी बहुत अच्छा है। आज जीवन में पहली बार नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा है। मैं तो हर नवरात्रे आती हूँ, माता रानी बुला लेती है, और इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। माता रानी सबको बुलाए और सब दर्शन करें। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से है। उस आरती में बैठ के तो एनर्जी, वजन, वो सब में एक वाइब ही अलग था। श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि उनका अनुभव जो यहाँ पे है वो एक उच्च स्तर का अनुभव है, और उन्हें एक जो वाइब्स की फीलिंग हम कहते हैं वो यहाँ पे जरूर हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी यही प्रयास है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके ताकि उनकी यात्रा मंगल में रहे। देवेंद्र ठाकुर, दूरदर्शन समाचार, वैष्णो देवी भवन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नवरात्रि के पहले दिन जम्मू के बाहू किले के परिसर में स्थित मंदिर के दर्शन किए। और वहीं वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने अफगानिस्तान को शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का यह तीसरा मैच रहेगा। पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से हार मिली थी, जबकि दूसरा मैच टीम ने बांग्लादेश को हराया था। वहीं अफगानिस्तान को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।